ऑलरेडी इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहा है कंपनी में, ऊपर से गेट में भी नंबर खराब आ गए। आपका सिलेबस कंप्लीशन के बाद में रिवीजन के लिए कैसा स्ट्रेटेजी था? कॉलेज से ज़्यादा वो लगता है कि जैसे जेई के टाइम पे जो एप्टीट्यूड रहा है या फिर फिजिक्स मैथ्स का जो रोल है ना, वो काफ़ी मतलब ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। मतलब आईएसएम धनबाद का इस बार का बेस्ट रैंक है। मेन मोटिवेशन तो सर पीएसयू जॉब्स ही थे। आपने माइनिंग ज्ञान के मॉक टेस्ट को अटेंड करने के लिए क्या आपका स्ट्रेटेजी होगा? अगर आप अपने आप को इन सारे डिस्ट्रैक्शन के बाद भी फोकस रख पाते हो देन डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट, एक सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है जो संजय ने। ओपन मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आपके प्रिपरेशन के दौरान कौन सा बिगेस्ट चैलेंज है? क्वेश्चन सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करा? मॉक टेस्ट दिया करता था फ्रीक्वेंटली। माइनिंग ज्ञान के जो फुल लेंथ टेस्ट है मैंने सारे दिए। वो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच है संजय, जो कि आईआईटी आईएसएम धनबाद के फाइनल ईयर के छात्र हैं, जिनका गेट 2026 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 8 लगा है। आज के इस इंटरव्यू में इन्हीं श्रीनिजोय मंडल के कंप्लीट गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे आज इन्होंने यह मुकाम हासिल करा है। तो चलिए आज के इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। संजय, आपका माइनिंग ज्ञान के इस इंटरव्यू सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2026 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 8 लाने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपका ये अचीवमेंट हजारों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बनने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। संजय, क्या लगता है कि जो आपका प्रिपरेशन का ड्यूरेशन था, जब आप गेट 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो कौन से पॉइंट ऑफ टाइम को आपको लगा कि भाई इस बार अच्छा रैंक आने वाला है, 1 डिजिट 2 डिजिट में ऐसे रैंक आने वाला है? तो अंदर से फीलिंग कब से आपको आना स्टार्ट हो गया? तो देखिए, लाइक ऑनेस्टली, लाइक 1 डिजिट रैंक वो तो मतलब हमेशा ही किसी भी पॉइंट में नहीं लगता कि 1 डिजिट आ सकता है। बाकी मतलब मैं मॉक टेस्ट दिया करता था फ्रीक्वेंटली, तो उसमें मेरे 10 के अंदर, कभी 10 के जस्ट बाहर, मतलब 20 के अंदर हमेशा रहा ही करता था। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मतलब 20 के अंदर तो आ सकता है। मतलब क्योंकि माइनिंग ज्ञान के जैसे टेस्ट में मतलब बहुत लोग देते हैं, तो ऑलमोस्ट वही कॉम्पिटिशन भी होता है एक्चुअल गेट में, क्योंकि जो मॉक्स नहीं दे रहे वो जनरली मतलब कॉम्पिटिशन होते नहीं है। तो आइडिया लग रहा था कि दिसंबर के अराउंड, जब फुल लेंथ मॉक्स जनवरी में कंसिस्टेंटली आ रहे थे 10-20 के अंदर ओवरऑल, तो और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, ओपन मॉक टेस्ट आप लोगों के, तो उसमें जब आते थे तो 20 के अंदर, तब तो लग ही रहा था कि शायद इस बार आ जाएगा। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों के ऑल इंडिया ओपन मॉक्स दिए थे, तब मेरे वैसे ही 250-300 आते थे। एक्चुअल एग्जाम में भी वैसे ही आया था। जो माइनिंग ज्ञान का 3 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था, तीनों ही मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट करा था? हाँ, सारे अटेम्प्ट किए थे। वो ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट मैंने लास्ट ईयर भी अटेम्प्ट किए थे। 2025 से पहले आप लोगों ने स्टार्ट किया था ना, तब से मैंने अटेम्प्ट किए थे। मतलब तभी देखे मुझे पता चल गया था वो जो ओपन मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जेन्युइनली बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एकदम रियल गेट जैसा ही था। मतलब वो मुझे बहुत पसंद है ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट, जो बहुत अच्छे इनिशिएटिव है एक। उसको मतलब आप चाहेंगे कि कंटिन्यू रहे पूरा। डेफिनेटली। वो हम ये 3 मॉक टेस्ट का एक्चुअली है भी कि भाई पहला मॉक टेस्ट किसी का अच्छा नहीं गया, तो वो जो गैप रहता है 15-20 दिन का, उसमें बच्चा लगे कि नहीं अच्छा करना है और अगले मॉक टेस्ट में वापस से जूझे, तो वो अपने आप में जो 40-45 दिन का ड्यूरेशन होता है, जिसमें वो 3 मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में होता है। क्वेश्चन भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ही अपलोड होता है, कौन सा मॉक टेस्ट का टफ रखना है, कौन सा ईजी रखना है, कौन सा पीवाईक्यू बेस्ड रखना है, तो टीम का एक रहता है। तो संजय, जैसा कि आप आईएसएम धनबाद के फाइनल ईयर के छात्र हैं, जो आपका एकेडमिक प्रिपरेशन था या सेमेस्टर एग्जाम के लिए जो आपने तैयारी करा, तो गेट के एग्जाम के लिए कितना रेलिवेंट या कितना हेल्पफुल था? सर आई थिंक मतलब कॉलेज की पढ़ाई और मतलब गेट ये थोड़ा अलग ही है। मतलब जैसे कॉलेज के एग्जाम्स में क्या होता है ना, कि कोई एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे प्रोफेसर ने कुछ फिक्स चीज़ें पढ़ाई, इंजीनियरिंग में उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए। शायद कभी कभी प्रोफेसर अपने ऐसे में थोड़े काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछ दिए कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आया पेपर में, वो सब इधर उधर ही देख रहे हैं बस। तो लेकिन ये गेट एग्ज़ाम आई थिंक थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड भी है, थियोरेटिकल उतना फोकस नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली कॉलेज के लेक्चर्स में कभी कभी अगर ध्यान से सुने तो सर शायद कुछ अच्छे पॉइंट्स बोल देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस साल आया था ना कि मीथेन का कितने 9.5% कंसंट्रेशन पे वो बहुत लोगों ने वो 14.8 वाला मार्क किया होगा, लेकिन मुझे याद था क्लास में एक बार सर ने 9.5 वो बोला था, तो कुछ हेल्प हो जाता है। बाकी मेरे हिसाब से तो गेट प्रिपरेशन मतलब अलग होता है। और मुझे कॉलेज से ज़्यादा वो लगता है कि जैसे जेई के टाइम पे जो एप्टीट्यूड रहा है या फिर फिजिक्स मैथ्स का जो रोल है ना, वो काफ़ी मतलब ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मतलब गेट के लिए।
गेट के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ माइनिंग से नहीं सॉल्व होंगे। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपका एप्टीट्यूड या आपका मैथमेटिकल एबिलिटी वहाँ पे ऑन स्पॉट टेस्ट होता है कि कितना अच्छा आपका है। पिताजी क्या करते हैं संजय? फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? सर मेरे पापा सीनियर सेक्शन इंजीनियर है ईस्टर्न रेलवेज में, इंडियन रेलवेज में है। मम्मी हाउसवाइफ ही है मेरे। सर क्या लगता है कि जो रेलवे का जो कल्चर होता है या पिताजी का जो वर्क कल्चर है आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए कितना इन्फ्लुएंस किया? आई थिंक सर पापा हमेशा हमको बोला करते थे कि तुम अपना 100% दो, तुम अपने साइड से जो करना है करो, बाकी रिजल्ट्स तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो आई थिंक मतलब बाकी मैं मम्मी पापा को भली माइनिंग का कुछ अता पता नहीं है फिर भी मतलब इन्वॉल्व रखता था कि रात में मतलब मैं हॉस्टल में रहता हूँ ना तो आईएसएम में, तो मैं रात को ऐसे डिनर के बाद घर पे कॉल करते थे तो बताते थे कि आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया, मॉक्स में कितने आ रहे हैं। मतलब बस ऐसे ही बोलना ही अच्छा लगता था। और फिर कम आए ज़्यादा आए मम्मी पापा अपने हिसाब से बोलते रहते थे। तो आई थिंक वो सपोर्ट भी मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसा नहीं लगता कि अकेले प्रिपरेशन में हो, ऐसे कोई है। हमने बताया कि आपका एलएनटी में प्लेसमेंट हो चुका है, तो क्या ऐसा चीज़ था जो आपको मोटिवेट करा कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं रुकना, क्योंकि एलएनटी प्राइवेट कंपनी में टॉप की कंपनी है, तो क्या ऐसा चीज़ था जो मोटिवेट कर नहीं यहाँ पे नहीं रुकना है कि और पढ़ना है? गेट एग्जाम के लिए एक्चुअली मोटिवेशन क्या था? सर एक तो मेन मोटिवेशन तो सर पीएसयू जॉब्स ही थे। अब सबसे मेन मोटिवेशन और अच्छा ज़्यादा मोटिवेशन क्योंकि सीआईएल के ज़्यादा वैकेंसीज अब आ नहीं रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन वो था कि अगर टॉप 20-30 में आओ तो सब कुछ मिला के हिंदुस्तान कॉपर वगैरह डीवीसी वगैरह मिला के कहीं ना कहीं 20-30 वैकेंसीज तक तो निकल ही जाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ये बाकी सारी कंपनीज मिला के। तो मैंने वैसे नहीं देखा कि सीआईएल का वैकेंसी नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं, मैंने वैसे देखा कि इतना अच्छा रैंक लाते हैं कि कोई और पीएसयू तो कंफर्म ही हो जाए। एक पोस्ट निकलेगा तो वो एक पोस्ट भी मेरा ही होगा, इस हिसाब से तैयारी करता हूँ। और काफ़ी अच्छा आपने करा कि भाई आज 1 डिजिट में आपका रैंक है, और आईएसएम धनबाद का इस बार का बेस्ट रैंक है। वैसे आईएसएम धनबाद कभी रैंक का मोहताज नहीं रहता, कभी ऐसे रिजल्ट के नाम पे वहाँ पे सोचना नहीं पड़ता, हर बार का 2-3 रैंकर वहाँ से दिखता ही है टॉप 10 में। इस बार बाय डिफॉल्ट की जो भी कारण थे, बेस्ट रैंक आपका लगा, 8th रैंक आईएसएम धनबाद से सृंजॉय का आया है, जो कि काफ़ी आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। आप मॉक टेस्ट को एक अलग तवज्जो जैसा दे रहे हैं कि भाई मॉक टेस्ट को हमने ऐसे करा, मॉक टेस्ट में मैंने अपना रैंक देखा, मॉक टेस्ट में ओवरऑल मुझे अपना एनालिसिस करने का मौका मिला। आपने माइनिंग ज्ञान के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए क्या आपका स्ट्रेटेजी होता था, और कितना ज़्यादा आपके इस गेट एग्जाम का रैंक लाने में माइनिंग ज्ञान का मॉक टेस्ट हेल्प करा? अब मैंने माइनिंग ज्ञान के जो फुल लेंथ टेस्ट है मैंने सारे दिए, वो बहुत सारे टेस्ट है और मैंने ऑलमोस्ट सारे दिए, मतलब एकदम एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक सारे दिए हैं। मैं डेली सुबह उठ जाता था और गेट के टाइमिंग में एक मॉक टेस्ट लगाता ही था। मतलब पूरे दिसंबर जनवरी में मेरा कुछ होना हो वो मॉक टेस्ट वो ब्रेकफास्ट की तरह हो गया था कि लाइब्रेरी चले जाओ, एक मॉक टेस्ट देना ही है 3 घंटे का। फिर उसको मैंने एक अलग कॉपी बना लिया था, तो एक अलग कॉपी में वो जो भी क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए, जो नहीं बन पाए, उनको मैं नोट कर लेता था ताकि उनको रिवाइज़ कर पाऊँ मैं, तो मतलब बाद में रिवाइज़ करने के लिए। तो मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या हो जाता है एक ही चीज़ आपको रिवाइज बार बार करना पसंद नहीं आता है, मतलब बोरिंग लग जाता है कि क्या ही पढ़े, बार बार लगता है कि सब आता है, लेकिन मॉक टेस्ट देने पर समझ आ जाता है कि सब नहीं आता है। तो वो देते रहने से एक तो एग्ज़ाम में कौन सा बेस्ट वर्क कर रहा है कि एप्टीट्यूड में इतना ही टाइम देना है, उसके बाद माइनिंग में शिफ्ट कर जाओ, वो अलग अलग एक्सपीरियंस हो जाता है। कभी एप्टी काफ़ी हार्ड आ गया, कभी माइनिंग के क्वेश्चन ईजी आ गए, मतलब घबराना नहीं है, कभी मार्क्स भी कम आ गए, तो पेपर कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो ना तो सारे एनवायरनमेंट के लिए आप एडेप्टेड हो जाते हो कि पेपर कुछ भी आए, कभी ना कभी मैंने एक बार फेस किया ही होगा ऐसा सिचुएशन, ऐसा बन जाता है। इसलिए मैंने मॉक टेस्ट में पर्सनली मतलब बहुत ज़्यादा फोकस रखा था कि क्योंकि मुझे पर्सनली रिवीजन बार बार बोरिंग लगता था, तो उससे अच्छा नए क्वेश्चन, एक तो मॉक टेस्ट देने का मतलब 65 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व कर रहे हो, जो कि बहुत होते हैं, तो मेन चीज़ वहीं आ जाता था मेरे हिसाब से। 65 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व कर रहे हैं, और उस 65 क्वेश्चन में भी अगर फुल लेंथ है तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उस 65 क्वेश्चन से रिवाइज भी हो जाते हैं। कि रिवीजन का भी एक अच्छा तरीका मॉक टेस्ट देना होता है, जो कि आपने बहुत बढ़िया से यूटिलाइज करा। कौन से हैबिट या रूटीन थे आपके सृंजॉय आपके प्रिपरेशन के दौरान जो आपको कंसिस्टेंट रखने के लिए हेल्प करा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी? सर मैं अपने शेड्यूल को बहुत टाइम फिक्स कर दिया करता था, मतलब जैसे सुबह के टाइम में 9 से 12 लाइब्रेरी चला जाता तो मैं उस टाइम पढ़ना ही है। फिर दोपहर में मैं खाने के लिए मैस आता था, तो फिर दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत रुक गया, हॉस्टल में कुछ गेम वेम खेल लिया, ये सब कर लिया। वो करते करते कभी 3-4 भी बज गया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 3-4 बजे से फिर मैं वापस लाइब्रेरी चला जाता था। मैं
पढ़ाई में लाइब्रेरी में क्या करता था, क्योंकि रूम में होता नहीं था मुझसे, मतलब रूम में आलस आ जाता था थोड़ा, कि लेजीनेस आ जाता था। तो लाइब्रेरी में फिर 2 घंटा में फोकस में क्या करता था कि मोबाइल में टाइमर चला लेता था, कि 2 घंटे का टाइमर चला दिया तो उस 2 घंटे में मुझे पढ़ना ही है। ये आदत मेरी जेई के टाइम से है कि ये टाइम 2 घंटा जब तक टाइमर चल रहा है, मेरा नेट ऑफ है और मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ और भी कर रहा हूँ साथ में, सीरीज़ देख लिया, ये सब नहीं। फिर से मैं शाम को ऐसे ही 1-2 घंटे का कुछ शिफ्ट लगाता था ऐसे ही, मतलब ये आई थिंक वो टाइमर वाला सिस्टम आज भी मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, मतलब कि 1-2 घंटे टाइमर चल रहा है, मैं तो उस टाइम पे पढ़ रहा हूँ मैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता फिर मैं। वरना कभी इंस्टाग्राम चला लिया तो फिर वो रील्स तो ख़त्म ही नहीं होते, वो पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला गया। आपको रिस्ट्रिक्ट करना, डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में जहाँ पे इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, फोकस कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और अगर आप अपने आप को इन सारे डिस्ट्रैक्शन के बाद भी फोकस्ड रख पाते हो, देन डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट, एक सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है, जो संजय ने हासिल करा गेट 2026 एग्ज़ाम के अंदर। जब हम तैयारी करते हैं तो कई सारे चैलेंजेस है जो हमको फेस करने पड़ते हैं प्रिपरेशन के दौरान। हर एक के लिए चैलेंजेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे प्रिपरेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो। आपके प्रिपरेशन के दौरान कौन सा बिगेस्ट चैलेंज है, टफेस्ट चैलेंज है जो आपको फेस करने पड़े, और उसे आपने कैसे हैंडल करा? सर मेरे लिए गेट प्रिपरेशन के दौरान टफेस्ट चैलेंज अगर कहें तो वो था कि बीच बीच में गैप आ जाता था। जैसे अपने प्लेसमेंट सीजन आ गया, अब प्लेसमेंट सीजन में ओएलटीज चल रहे हैं, पूरे दिन ओएलटीज चल रहे हैं, कुछ के इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट आ रहे हैं, कुछ का नहीं हो रहा है, कुछ में आ रहे नहीं आ रहे, तो ये दुख चल रहा है। अब ये सब मिक्स्ड इमोशंस तो अप डाउन चल रहे हैं। उसके ऊपर से अब गेट में किसी मॉक में भी ख़राब नंबर आ गए, ऑलरेडी इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहा है कंपनी में, ऊपर से गेट में भी नंबर ख़राब आ गए, तो फिर तो मतलब बहुत ही ख़राब लग जाता था कुछ टाइम के लिए। बाकी फिर प्लेसमेंट सीजन आता है ना, तो फिर ये कंपनी का अलग डिमांड है, उस कंपनी का अलग डिमांड है, तो उसके लिए कोई बोलता है ये कर लो वो कर लो, तो वो फिर ऊपर से एंड सेम मिड सेम ये सब भी आ जाते हैं। तो वो वाला टाइम, वो नवंबर का टाइम होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अप डाउन मेरा चल रहा था कि मतलब गेट प्रिपरेशन भी छूटता जा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा रिवाइज करने का, एंडसम्स भी आ रहे हैं, प्लेसमेंट्स भी चल रहा है, और मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी था अपने ब्रांच से। तो कोई और कंपनी आ रहा है, उसका एचआर के साथ बात करना कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिक्रूट करे, उनके लिए बोलना, तो वो भी इसलिए मेरे बैच के लोग भी मतलब बहुत खुश है कि मेरा अच्छा है, क्योंकि मैं उनके लिए भी बहुत क्या करता था ना कि कोई कंपनी आई है, भले ही मेरा प्लेसमेंट हो गया है, फिर भी मतलब दिसंबर में मैं सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक प्लेसमेंट सेल पे ही हूँ, ताकि मतलब त्रिवेणी बोल के कंपनी है, वो ज़्यादा 11 लोग को लेके गया अपने बैच से कि ज़्यादा लोगों को हायर करे, तो वो टाइम थोड़ा मैनेज करना दिक्कत आता, पर ठीक है, मतलब मैं फिर भी टाइम निकाल लेता था कि पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्या लगता है, मतलब कितना लोग आपके बैच से प्लेस्ड हुए, जो परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें? हम लोगों का ऑलमोस्ट 85 से 90 रजिस्टर्ड है, उनमें से 75 के आसपास तो हो गए हैं प्लेस ऑलरेडी। एवरेज कितना गया पैकेज? एवरेज तो शायद कोर में तो ज़्यादा नहीं जाते, कुछ 8 से 10 या 11 के आसपास ही होंगे शायद, ऐसा। काफ़ी होता है यार, मतलब वो एवरेज अगर इतना आ रहा है तो ऐसे तो हाईएस्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा गया होगा। आईएसएम धनबाद है, आईएसएम धनबाद मतलब माइनिंग वालों के लिए तो टॉप आईआईटी। अभी शायद रैंकिंग भी आया जिसमें आईएसएम धनबाद टॉप में है, वर्ल्ड में शायद 14th रैंक था, आपने शायद आपका स्टेटस मैंने देखा था। तो माइनिंग वालों के लिए तो बोल लो कि हमारे लिए मक्का मदीना है आईएसएम धनबाद की, जो बेस्ट है वो वही है। ये जो हम एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं सृंजोय, तो हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान 3-4 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है या फेस है जिससे हम गुजरते हैं। एक तो है कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना, चाहे आप उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करो। एक फेज़ है जो यहाँ पे हमारा गुजरता है कि हम कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, हमारा उस सब्जेक्ट पे पकड़ डेवलप करते हैं कि भाई जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो सारा हम ठीक करें, चाहे वो कॉलेज के नोट्स से हो, चाहे कोचिंग के माध्यम से हो, चाहे बुक से पढ़ के हम करें। दूसरा एक फेज होता है कि जहां पे हम वो जो पढ़े हुए हैं उसको रिटेन करें, रिवाइज करें, और फिर है एक मॉक टेस्ट वाला फेज। आपका सिलेबस कंप्लीशन के बाद में रिवीजन के लिए कैसा स्ट्रेटेजी था, कि आप साइक्लिक रिवीजन करते थे कि एट लास्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने रिवाइज करा, वो आपका प्लानिंग कैसा था फाइनल मंथ पे? मैं जैसे एक चीज़ लाइन पे बहुत ध्यान देता हूँ कि इट्स बेटर टू रीड लाइक 1 बुक 100 टाइम्स देन रीड 100 बुक्स 1 टाइम, तो वो मेरा हमेशा से ध्यान रहा है। तो मैं नोट्स पे अपने नोट्स जो एक बार बना लिया, तो मतलब ऐसा नहीं कि फिर कभी वन शॉट किसी और चीज़ से देख रहा हूँ, ऐसा नहीं किया। मैं अपने नोट्स पे ही रिवीजन के लिए फोकस करता था, और मेरा ऐसा था कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर्स हो गए हैं तो उनको, ताकि मैं ना भूल जाऊँ, तो उनके PYQs बीच बीच में करना, या फिर चैप्टर टेस्ट वगैरह दे देना, कि मतलब ऐसा नहीं कि रिवाइज करके चैप्टर टेस्ट दे रहे हैं, बेटर है कि चैप्टर टेस्ट दे दिया।
और फिर वहाँ पे पता चल गया कि मैंने कौन से फॉर्मूले भूल गया था या कौन से वो, फिर उनको बस देख लिया। तो ऐसे बीच बीच में चैप्टर टेस्ट दे देना आई थिंक इस बात पे काफ़ी हेल्पफुल होता है कि भले ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो चैप्टर्स चल रहे हैं पुराने वाले को अब नोट्स लेके बैठना बहुत बोरिंग होता है। मैं वही बोला ना कि मुझे बहुत बोरिंग लगता था कि वापस एक चैप्टर जो 2 बार पढ़ चुका हूँ उसको वापस लेके बैठना। तो उससे अच्छा कि मैं क्या करता था कि चैप्टर टेस्ट दे दिया या कोई पार्ट टेस्ट दे दिया। तो उससे क्या होता था, मुझे पता चल जाता था कि कौन सी चीज़ एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, तो उस जगह को मैं जाके कुछ रिवाइज कर लिया। मेरा स्ट्रेटेजी ही रहा है कि इससे क्या होता था कि नए चैप्टर्स भी चलते रहते थे और पुराने चैप्टर्स भी मैं नहीं भूलता था कभी। तो ये साथ साथ आई थिंक पैरेलली चलते रहना आई थिंक ये बेस्ट होता है मेरे लिए। तो यही वर्क किया था बेस्ट। ओके। वो जो 3 घंटे का एग्ज़ाम हमारा होता है, फाइनल एग्ज़ाम जो होता है, उसमें क्वेश्चन सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आपके रैंक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करा, इस चीज़ को ध्यान में रख के भाई स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को ध्यान में रखना है। मेरा तो जैसे कि मैंने बोला, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, तो मेरा तो मतलब ऑलमोस्ट एक स्ट्रेटजी था कि क्वेश्चन पहला एक राउंड जाएगा जिसमें जो बन रहा है तो उसको बनते हुए ही चलना है, ऐसा नहीं कि बात के लिए छोड़ना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको देख के आपको समझ आ रहा है कि शायद इसमें कुछ ऐसा कुछ होने से शायद सॉल्व हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अभी नहीं सॉल्व करना है क्योंकि वो शायद हमको गलत आउटपुट दे दे। लेकिन वो नहीं करता था कि जैसे कुछ का स्ट्रेटेजी होता है कि कर्च इक्वेशन का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत लंबा जाएगा, तो बहुत बड़े फॉर्मूले लगते हैं और बहुत लंबा क्वेश्चन खींचेगा, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसमें एसपी सिग्मा पी दोनों निकालना होता है वो भी काफ़ी लंबा खींचते हैं। तो लेकिन मैं उनको फर्स्ट राउंड में स्किप नहीं करता था क्योंकि वो वैसे क्वेश्चन है जिनको मुझे पता है कि मुझे कंफर्म 2 नंबर टाइम भले ही लेंगे लेकिन 2 नंबर देंगे कंफर्म। तो उनको सॉल्व करना मेरा पहले राउंड में ही रहता था। मैं उन क्वेश्चंस को छोड़ा करता था जिनमें मुझे लगता है कि कुछ हर साल इक्वेट कुछ ना कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस देंगे, जैसे विजबैच ट्रायंगल का उस बार का क्वेश्चन था। यहाँ पे कुछ मुझसे वो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस वाला भी नहीं बना था। तो वैसे क्वेश्चंस हर के लिए डिफरेंट है। तो उन क्वेश्चन में जो मुझे लग रहा है शायद नहीं बनेंगे तो उनको मैं स्किप कर दिया करता था उस टाइम पे, क्योंकि अल्टीमेटली वो टाइम वेस्ट ही जाएगा ना उधर। उससे अच्छा मैं किसी और क्वेश्चन को ध्यान से करूँ ताकि वो एक्यूरेटली सॉल्व हो, क्योंकि सही करने के नंबर मिलेंगे ना अल्टीमेटली। प्लेसमेंट के बाद में अगर कोई गेट एग्जाम की तैयारी करता है, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट के बाद में जब हम गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्या प्रेशर और बढ़ाता है कि रेड्यूस करता है, कि क्या ओवरऑल माइंडसेट क्या था आपका? सर देखिए जैसे अभी जॉब तो कंफर्म हो हाँ सर, जैसे मैंने बोला कि एक तो प्लेसमेंट के बाद एक वन ऑफ द मेजर रीजन जो मुझे लगता है पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ बस शेयर करने के लिए, कि आईएसएम धनबाद में ऐसे बोले कि नॉर्मली बहुत टॉप रैंक्स रहते हैं, इस बार शायद उस कंपैरिजन में थोड़े से खराब गया है पूरा ओवरऑल बैच का। तो उसका वन ऑफ द मेजर रीजन मुझे लगता है कि प्लेसमेंट जब हो जाते हैं ना तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज हो जाता है कि अब कुछ नहीं करना, अब थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में। तो मैंने कभी उस फेस को वैसे दिखा नहीं, मैं हमेशा प्लेसमेंट को, क्योंकि मेरा बहुत पहले से गेट पे फोकस था, तो मैंने प्लेसमेंट को बस ऐसा पार्ट देखा कि ठीक है चलो ये हो गया, अब मेरे पास एक ऑप्शन है लेकिन इसको एज फाइनल ऑप्शन नहीं ट्रीट करना है। मेरे लिए वो ऐसे ही काम किया कि अब मेरे पास फ्री टाइम है, पूरा फ्री टाइम है, मैं जितना हो सके उसको पूरा यूटिलाइज करता हूँ। अब जो जिसने जैसे यूटिलाइज किया मैंने अपने हिसाब से पूरा यूटिलाइज कर पाया मैं, थैंकफुली। जोश और जुनून तब रहता है कि जब हाथ में कुछ ना रहे। ये डर जब रहे दिमाग में, भाई 4 साल कंप्लीट होने के बाद घर में बैठना पड़ेगा, आईआईटी से पढ़ने के बाद घर में बैठना पड़ेगा या छोटा मोटा जॉब करना पड़ेगा, वो डर ही है जो आदमी को मजबूर करता है कि नहीं भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़े नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जब जॉब लग चुका है, जॉब भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा लगा है, आप बता रहे हैं कि भाई 9 से 10 लाख का एवरेज पैकेज है, मतलब किसी का 14 लाख 15 लाख का भी गया होगा, उतना तो कोल इंडिया में नहीं मिलता है। तो जब एक लाइफ सिक्योर सामने दिख रहा है, जॉब ऑलरेडी लग रखा है, तो किस चीज के लिए स्ट्रगल करूं, तो एक लेजीनेस आ जाता है। और सही है आपका माइंड सेट या जो आपका थिंकिंग है कि आईएसएम धनबाद का रिजल्ट इस बार कंपैरेटिवली थोड़ा डाउन हुआ है, उसका एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है, बाकी एग्जैक्टली हु नोस क्या हुआ है एक्चुअली कॉलेज के अंदर। आपका अभी दोनों ही हो चुका भाई, AIR 8 आ चुका है जो कि काफी अच्छा रैंक है, प्लेसमेंट भी हो चुका है एलएनटी के अंदर, वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है। आगे का क्या प्लानिंग है कि भाई 8 और एलएनटी, उसके बाद आगे सृंजॉय ने क्या सोच रखा है फ्यूचर? सर एक्चुअली मैं पर्सनली सेकेंड ईयर से सिविल सर्विस की तैयारी में भी हूँ और मैं प्रीलिम्स लिखने वाला हूँ इस साल 2026 में भी। तो मैं यूपीएससी प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू रखूँगा, अगर इस साल में नहीं हुआ, इसलिए मेरे लिए वो गवर्नमेंट जॉब का बैकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट से प्रिपरेशन फर्दर अटेम्प्ट्स देना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और मतलब ऐसे बिना बैकअप के यूपीएससी लिखना कुछ मतलब बहुत सेंसिबल बात नहीं लगता मुझे, क्योंकि बहुत लक फैक्टर्स और बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं। तो मैं अभी सिविल सर्विस प्रिपरेशन में हूँ, सेल्फ प्रीलिम्स लिखूंगा भी, इस साल नहीं हुआ तो मैं फर्दर अटेम्प्ट्स देने के इसमें हूँ अभी। तो थैंक यू सो मच रिंजॉय, हमारे बीच आने के लिए, अपना वैल्यूबल फीडबैक, अपना प्रिपरेशन जर्नी शेयर करने के लिए। एट लास्ट में आपसे उन सबके लिए जो गेट 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाइनल मैसेज चाहूँगा कि किन बातों का आपने ध्यान में रखा, किन बातों का सारे एस्पिरेंट को ध्यान में रखना चाहिए 1 डिजिट 2 डिजिट में जो रैंक लाने का सपना देख करके चल रहा है। सर मैं पहली बात तो यही बोलूँगा कि जिनका 1 डिजिट रैंक है 2 डिजिट रैंक है, वो उन सब भी वही पीवाईक्यूज़ करते हैं जो वो लोग अभी कर रहे हैं बैठ के। उन पीवाईक्यूज़ पे मेन फोकस रखो, ऐसा नहीं कि पीवाईक्यूज़ एक बार किया फिर कोई नया बुक मार्केट से लेके उसको सॉल्व कर रहे हो। पीवाईक्यूज़ को बार बार करो, उस पर जेन्युइनली फोकस होना चाहिए। मैंने पीवाईक्यूज़ पर्सनली बहुत बार किए हैं। मैंने माइनिंग ज्ञान के टेस्ट सीरीज से जो पीवाईक्यू टेस्ट होते हैं ना, रैंडम पीवाईक्यू टेस्ट है, मुझे वो बहुत अच्छा चीज़ लगा था। एक आप एकदम ईयर वाइज देने से क्या होता है, बहुत बार पेपर्स याद हो जाते हैं कि आप ऐसे माइंड में ले लेते हैं 2016 का पेपर देंगे, 2016 के क्वेश्चंस आपको नोट्स में से दिखने लग जाते हैं। लेकिन जो रैंडम पीवाईक्यू मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो उनको भी मैंने दिया था। चैप्टर वाइज सॉल्व करने के बावजूद मैंने दिया था। तो पीवाईक्यूज पे फोकस रखने बोलूँगा मैं जो भी फर्दर एस्पिरेंट्स है। दूसरा बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ऊपर आता है, कि लास्ट 2 महीने में आप 15 घंटे पढ़ने से अच्छा 7-8 महीने से पढ़िए, और दिन के 2-3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, फिर भी हो जाएगा। कंसिस्टेंसी हमेशा से ही ज़्यादा मैं प्रायोरिटी में रखता हूँ। और थर्डली मैं बोलूँगा कि मॉक टेस्ट भले ही कम नंबर आए, भले ही ज़्यादा नंबर आए, पर फोकस की मॉक टेस्ट दीजिए, मतलब छोड़ मत दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम ही देना है। मतलब नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो अलग बात है ना, वरना तो गेट एग्जाम ही देना है ना। तो स्कोर्स कम हो रहे हैं तो वो पता तो चलना चाहिए ना क्यों कम हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट पे भी फोकस रखिए। और ये 3 चीज़ आई थिंक सभी करते हैं जो लाइक अच्छे रैंक्स लाते हैं। बाकी लक फेवर्स द ब्रेव, थोड़ा बहुत लक का सहायता होना ही चाहिए मैं मानूंगा, लेकिन बाकी तो आप पे एफर्ट्स पे ही होता है। हाँ सर, थैंक यू सो मच रिंजॉय, अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे बीच आने के लिए। थैंक यू सर।